हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फ्री एथिक्स फाउंडेशन कोर्स बाय अल्फा एस अकेडमी एंड वी आर एट द लेक्चर 8। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर 9 और करेंगे और उसी के साथ हमारा एथिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा सके। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, जहाँ जिस वीडियो में डाउट होता है आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें और हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब ज़रूर दें। तो लेक्चर 8 में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा डील करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट्स क्या होते हैं और एथिक्स क्यों ज़रूरी है किसी भी पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में, और कैसे हम एथिकल कंडक्ट को सिविल सर्वेंट्स के अंदर बढ़ावा दे सकते हैं। इंडिया में हमने क्या किया है और बाहर देशों ने क्या करते हैं और क्या क्या वो वैल्यूज़ हैं जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर होनी चाहिए। तो व्हाट डू वी स्टडी इन दिस चैप्टर? वी स्टडी पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। और ऑफ कोर्स जब प्रॉब्लम्स होगी तो उसका सॉल्यूशन भी देखना ज़रूरी है। 10 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देखो पहले इस वर्ड को तोड़ो, आप वर्ड को समझो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक क्या हुई? हम आम जनता, और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। पानी पहुंचाना, बिजली प्रोवाइड करना, सड़कें बनाना, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए हर चीज़ लगती है। आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मशीनरी लगती है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लगेंगे, लेबर लगेगी, मटेरियल लगेगा, हर तरीके की चीज़ें होती है। और जब आप उस चीज़ों को मैनेज करते हैं उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। 10 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रली कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और उनके प्रोग्राम जो हैं उनको इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तब आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है। और उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर क्या करता है? आप वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, उसको भी कवर करता है। और क्योंकि आप नॉन इलेक्टेड होते हैं, इंडिया में तो नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ही है, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं इंडिया में, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है वो इलेक्टेड को भी डील करता है। लेकिन हम लोग एथिक्स में अभी जब, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो नॉन इलेक्टेड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे डील कर रहा है, ठीक है। फॉर्मल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 मीनिंग है, ठीक है। वो मशीनरी जो पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स बनाती है, प्रोसीजर्स देखती है, सिस्टम बनाती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाती है, पर्सनल्स को मैनेज करती है, फंडेड बाय स्टेट बजट, ठीक है, and in charge of the management and direction of the affairs of the executive government, its interaction with the other stakeholders in the state। तो और वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? सोसाइटी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या पब्लिक, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है यूएनडीपी के अकॉर्डिंग? द मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द होल सेट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करना। डीलिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, रेगुलेशन एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। ये बात है यूएनडीपी की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? तो उसके लिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच चाहिए हमें गवर्नमेंट की, ठीक है। स्टेट है यार, स्टेट की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, देन जुडिशरी हो गई, ठीक है, देन लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब जो स्टेट है, एग्जीक्यूटिव में भी इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड, जैसे जो हमारे मंत्री होते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स हो गए, या प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो क्या है? इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हैं। फिर हमारे सिविल सर्वेंट्स हो गए, IAS, IPS, IRS, है ना। बाइस सर्विसेज हैं हमारे। फिर स्टेट्स में SDM, BDOs, HDOs, ये सब क्या है? स्टेट के एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होनी चाहिए गवर्नमेंट की। फिर स्टेट की कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो एक्टिविटीज़ पब्लिक पॉलिसीज़ द्वारा कैरी आउट होनी चाहिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रलिटी इसलिए एक बहुत बड़ी वैल्यू मानी गई है किसकी? सिविल सर्वेंट्स की। नाउ इट रियलाइजेज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एज फॉर्मुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन लॉज, क्योंकि लॉज में ही सोसाइटी से ही निकलते हैं और सोसाइटी के लिए ही होते हैं, है ना। It insists on the commitment and dedication to the well-being of the people. Otherwise, public administration behaves in a mechanical, impersonal and inhuman way. तो अगर उसमें जो हम अभी मैंने आपको एक दिन एथिक्स ऑफ केयर पढ़ाया था जिसमें कि फीलिंग्स की बात की गई थी, रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस की बात की गई थी, तो वही है कि आपको जो है अगर
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना है तो आपको कमिटेड होना है, आपको डेडिकेटेड होना है। किसके लिए? वेलबींग ऑफ द पीपल के लिए। आपको लोगों के बारे में सोचना है। नहीं तो अगर आप अपने बारे में सोचेंगे या हाँ भाई अपने मतलब अगर ट्रेनिंग नहीं चल रही है, कुछ भी अपने मन से आप कर रहे हैं, लोगों के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं, तो वो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। किस पे? लोगों पे और आप पे भी, ठीक है, और मशीनरी पे भी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब वैल्यूज़ और एथिक्स क्यों जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? अब मैंने आपको बताया, जब ये वैल्यूज़ और एथिक्स डालोगे ना आप, तभी आप की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर बनेगा, ठीक है, वो बेटर बनेगा। नहीं तो वो मैकेनिकल हो जाएगा, इम्पर्सनल हो जाएगा और इनह्यूमन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वैल्यूज़ एंड एथिक्स रहें। नाउ आपको मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज जो है एग्जीक्यूटिव आर्म है किसका? गवर्नमेंट का। और वो क्या है? परमानेंट है। और यही वो आर्म है जो सबसे पास है लोगों के। भाई आप जाते हो, आपको दिखता है ना, और क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सबसे पास होते हैं, सबसे करीब होते हैं पीपल के या लोगों के। क्योंकि सबसे पहले आप कहीं जाएंगे, आप अगर आपको पानी की समस्या होगी तो आप जल विभाग में जाएंगे, वहाँ आपको बीडीओ मिलेगा या है ना, या आपको एक्शन साहब मिलेंगे, है ना। तो ये सब क्या है? पब्लिक एग्जीक्यूटिव हैं, सबसे पहले आपको वही मिलेंगे। और अगर लोगों के बीच में आपको विश्वास पैदा करना है तो बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी फंक्शनिंग हो, जो ये सिविल सर्वेंट्स इनकी जो फंक्शनिंग हो, दैट शुड लुक जस्ट फेयर एंड प्रॉपर, ठीक है। नाउ किसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि आपको पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करना। अब मैं आपको हमेशा से बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर गवर्नेंस में कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, सोसाइटी में कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करना है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब आप नाउ एथिक्स और वैल्यूज़ क्या करते हैं, है ना। अब आपके लिए एथिक्स ले आए आप, ठीक है। अब उसने क्या किया? जब आपके जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनमें जब एथिकल या वैल्यू बेस्ड बिहेवियर आया तो बेहतर काम होने लगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है। वो अकाउंटेबल बनाए गए, ठीक है। दो कि इंडिया में काफ़ी पुअर है ये अकाउंटेबिलिटी, बट जब आप एथिकल बिहेवियर कंडक्ट लाते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव हैं वो खुद ही अपने आप को अकाउंटेबल बनाते हैं और सिस्टम जो है एक बेहतर तरीके से चलता है, जो कि एक जस्ट और फेयर मैनर होता है। दस किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी देश के लिए एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आएगा? देखो लोगों में आएगा। आप कंप्यूटर में तो एथिक्स डाल नहीं सकते, अब आने वाले टाइम पे हो सकता है एआई और एमएल से डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको पब्लिक सर्वेंट्स को एथिकल बनाना है। देन इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस होनी चाहिए। देखो प्रोबिटी क्या होती है कि मतलब जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो आपके अंदर हैं, वो और रहेंगी, पक्की सेट ऑफ वैल्यूज़, ऐसा नहीं कि टूट रही हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट विद द सोसाइटी, ये तीन चीज़ जब आप एडअप करोगे, ठीक है, कि एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस प्लस ट्रस्ट विद द सोसाइटी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको गुड गवर्नेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो क्या है? स्टीवर्ड हैं पब्लिक के, ठीक है। जैसे स्टीवर्ड क्या हुआ? स्टीवर्ड से हमारा मतलब है कि वो सपोर्टर हैं एक टाइप के, है ना। जैसे आप प्लेन में जाते हैं और वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए एयर होस्टेस होती हैं, स्टीवर्ड्स होते हैं ना, ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो स्टीवर्ड हैं पब्लिक्स के लिए। उनका काम है कि वो आपको सपोर्ट करें, है ना। इसीलिए उनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है ना, पब्लिक मास्टर्स नहीं बोला जाता, है ना। ऐसी जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो भी एक टाइप के पब्लिक सर्वेंट हैं, या वो भी एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हैं, और उन्हें भी पता है कि ही शुड एक्ट एज अ स्टीवर्ड फॉर द पब्लिक, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्रोफेशनल मोरालिटी, ठीक है, प्लस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। इसके साथ साथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कॉम्पिटेंस के बिना मोरालिटी और मोरालिटी के बिना कॉम्पिटेंस दोनों ही बेकार हैं, ठीक है। इन द एडमिनिस्ट्रेटर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इन अ मैनर दैट कन्फर्म्स टू द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नाउ एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो द चेंज इन एथिक्स टेक्स प्लेस एज एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी टेक प्लेस, क्योंकि और वो कैसे 20th सेंचुरी थी जब 1900 वाले सीरीज़ चल रही थी, ठीक है। अब ऐसे समझा करो क्योंकि एक पीछे होता है हमेशा, ठीक है। तो उस टाइम जो वैल्यूज़ थी, एफिशिएंसी चाहिए थी पब्लिक सर्विसेज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी, फॉर्मल होना था, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, इंटीग्रिटी चाहिए थी। तो उस टाइम जो क्योंकि स्कोप जो था कम था, लोग कम अकाउंटेबल थे, है ना। आपके पास डिजिटल इंडिया नहीं था, डिजिटाइजेशन नहीं थी चीज़ों की,
तो उसमें क्या था, आपको वैल्यूज़ कम चाहिए। लेकिन जब आप 21st सेंचुरीज़ में आए तो लोगों की नीड्स बढ़ी तो न्यू वैल्यूज़ आई। तो वहाँ पे आपको इक्विटी, जस्टिस, ओपननेस, कंपैशन, रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन राइट, इस टाइप की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल बाइंडिंग्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है था, बट अब सोशल एंड एथिकल बाइंडिंग्स पर ज़्यादा बिहेवियर करा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है काम तो हो ही जाएगा, लेकिन काम सही तरीके से होना ज़्यादा ज़रूरी है। मोड़ मार के लोग काम तो कर ही लेंगे, लेकिन काम को सही होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि यार ये पुरानी वैल्यूज़ इससे सब्जुगेटेड है या नई वाली वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं हमें, और ये साइड बाय साइड चलती हैं। ठीक है, हैंड इन हैंड चाहिए होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वैल्यू किसी चीज़ से बड़ी है। हाँ, एट टाइम्स इन सिचुएशंस कुछ वैल्यूज़ जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, 10 डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो बहुत बड़े हैं, मैं आपको छोटे हुए समझाता हूँ। ठीक है, एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट चाहिए, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होते हैं उसके। एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए क्योंकि उसके अंडर वो काम करेंगे। ठीक है, देन हमें ऐसे चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड द सिटीजन्स एंड यूजर्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज दैट आर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, ये जो है डिटर्मिनेंट हैं किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स ऑफ पब्लिक सिविल सर्वेंट्स इंक्लूड एथिकल डिसीजन मेकिंग। जो आपको इंडिविजुअली चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट, तो आपको क्या क्या होना है, आपको एक एथिकल डिसीजन मेकर होना है, आपका मेंटल एटीट्यूड बड़ा मैटर करेगा, आपके अंदर वर्चुअस होना है आपको, और आपकी जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ है ये सब डिटरमाइन करेंगे कि आप कैसे सिविल सर्वेंट हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे आपको कोलैबोरेटिव होना है। ठीक है, डिसेंट चैलेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो किसी ने वाली मूवी देखी नहीं आपने, जिसमें वो कोई भी उनके एक शायद एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो बड़ा कॉमेडी सी मूवी है। उसमें वो जो उनके खिलाफ डिसेंट करता है उस राजा के खिलाफ, वो उसे मरवा देता है ना, खुद ही ओलंपिक्स करवाता है और खुद ही भागता है, और उससे तेज कोई निकल रहा होता है तो उसे गोली मार देता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, आपको डिसेंट चैलेंज रखने हैं, है ना, और पार्टिसिपेट करवाना है। प्रोसीजर्स जो है आपको पार्टिसिपेशन रखने हैं और पार्टिसिपेट करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या क्या आता है, आर्टिफैक्ट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एंड अजम्पशन। नाउ लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कि आपकी लीडरशिप कैसी है, वही डिफाइन करेगी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ कैसी हैं। तो उसकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड एडप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी लीडरशिप ही यही डिफाइन करेगी। नाउ एथिकल बिहेवियर इज एनकरेज व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ क्लाइमेट वेयर पर्सनल स्टैंडर्ड्स एंड एम्प्लॉय एजुकेशन आर एम्फेसाइज, है ना। जैसे अभी मैं अपने दोस्त के पास बैठा था, स्विगी में काम करता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्विगी वैल्यूज़। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्पेयर में ही वैल्यूज़ की डिमांड है या वो है, अब प्राइवेट सेक्टर भी वैल्यूज़ के प्रति जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है काम तो हो ही जाता है, लेकिन काम को सही तरीके से करना भी बहुत ज़रूरी है, वही एफिशिएंसी लाएगा। तो उनको वो क्या करते हैं, भेजते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी बुकलेट्स भेजते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देंगे, उन्हें छुट्टियां देंगे कि हाँ आप ये कोर्स कर लो, आप वो कोर्स कर लो, और प्रमोट करते हैं, क्योंकि उन्हीं को फ़ायदा होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, कैसे, एम्प्लॉयज़ एजुकेशन से। ठीक है, और आप, ठीक है, ये स्विगी का एग्जांपल था। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल एग्जांपल, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, नाउ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इंक्लूड्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, लॉज एंड पॉलिसीज़। ठीक है, ये थे डिटर्मिनेंट एथिकल। नाउ व्हाई डू वी नीड एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया के तो क्या कंडीशन है कि इंडिया में तो हमेशा एथिकल डायमेंशन जो है बहुत निगलेक्टेड रहा है। ठीक है, अब कुछ काम होना चालू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत निगलेक्टेड है, मैं आपको बताऊंगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक हांगकॉन्ग बेस्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी अक्रॉस द एशिया को रैंक किया, और 0 से 10 के स्केल पे उन्होंने रैंक किया, और हमें 9.21 मिले। अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हायर स्कोर है मतलब आप उतने ख़राब हैं। तो 10 बीइंग दी वर्स्ट पॉसिबल स्कोर। ठीक है, तो 10 जो था वो वर्स्ट पॉसिबल था, एंड वी स्कोर 9.1। इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी थिंग, और इट इज़ नॉट समथिंग वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट। इट्स अ वेरी शेमफुल वो कि एथिकल डायमेंशन पे हमारा बहुत ही पुअर वो है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता जो उनके रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एट टाइम्स एथिकल जो पब्लिक सर्विस है वो प्री रिक्विसाइड मानी जाती है, किसकी वेल फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी से उसको जोड़ा जाता है। मतलब जितने आपकी पब्लिक सर्विस एथिकल है उतनी ही आपकी डेमोक्रेसी बढ़िया चलेगी। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट मैंने आपको बताया था कि अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब आई, डिजिटल इंडिया जब आया, तो
चेंज हो रहा है, ठीक है, बेटर ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में। जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी सिविल सर्वेंट्स की, ठीक है, और उनको अपना हायर स्टैंडर्ड रखनी ही पड़ेंगे एथिक्स में, ठीक है। तो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत पुअर है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जब आप ये इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब पड़ेगी एंड यू कैन प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर बाय पब्लिक पर्सनल। तो वो जो मिसयूज़ करते हैं पावर का, उसको आप रोक सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एथिक्स हो एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है एथिकल स्टैंडर्ड्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इंडिया में तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ख़राब है। बता दूँ, एंशियंट टाइम्स में ज़्यादा बेटर था आज के अकॉर्डिंग। और जो एथिक्स आए हैं ये इंडिया से ही आए हैं, है ना। मतलब प्राचीन काल से, पुरातन काल से एथिक्स चले आ रहे हैं, है ना। मॉरल एथिकल क्या है, नहीं है भाई। महाभारत जो थी वो किसके अराउंड घूमी, या भगवत गीता का जो क्वेश्चन था वो किसके अराउंड घूमा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास एथिकल या मॉरल लीडर्स नहीं थे। उसमें तो बहुत बड़ा एग्जांपल है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपने लाइफ में हाई डिग्री ऑफ प्रोबिटी एंड ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ दिखाई। तो इंस्पायर होते हैं, इसीलिए आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के में जाएंगे तो वहाँ गांधी जी की फ़ोटो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बट दुख की बात यह है कि इतनी अच्छी एथिकल हेरिटेज होने के बाद हम पब्लिक इज़ नॉट कन्विंस दैट देयर हैज़ बीन मच इम्प्रूवमेंट इन ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, ठीक है। जो आज के ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, मैं तो उन्हें मतलब क्या बोलूँगा, यूट्यूब ब्यूरोक्रेट्स बोलूँगा क्योंकि उनका यूट्यूब पे, ठीक है यार, आप करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को मिलता है। हम भी सीखते हैं, हम भी उनके वीडियोस देखते हैं। बट यार आप ऐसा ना हो कि वो आपके काम को इफेक्ट करे। जो काम करने आप आए हैं वो काम तो आपको करना ही है, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि उस काम, आपका काम इफेक्ट हो जाए और आप पब्लिक सर्विस की जगह अपनी प्राइवेट सर्विस करने लगे, आप स्टार बनने लगे। देखिए, आप स्टार बनने नहीं आए हैं वहाँ, ठीक है। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको एक मौका मिला है लोगों के काम करने का, और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप लोगों के लिए काम करें, ठीक है। और क्या आपको कुछ और करना है, आपको अगर यूट्यूबर ही बनना है तो आप यूट्यूबर बने, ठीक है। हमारी तरह कोर्स बनाएं यूट्यूब पे और पढ़ाएं, ठीक है। तो बट हमें भी पहले तो वैसे ही बनना था, इवेंचुअली हमारा नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। एंड पढ़ाना अच्छा भी लगता था हमेशा से, तो इसलिए ये पिकअप किया कि यार ठीक है करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें। चलिए, वो तो ऑफ ट्रैक चले गए हम लोग, ठीक है। ये प्रॉब्लम इंडिया में इसलिए भी है क्योंकि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है एथिक्स में। पता है, अभी भी हमारे पास देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, या देयर इज़ नो एथिक्स कोड फॉर सिविल सर्वेंट्स। हाँ, कुछ इधर इधर चीज़ें कहीं लॉ में लिखा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कोई पेपर आ गया या कोई चीज़ आ गई, वहाँ पे तो है, बट कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई एक पक्का वो नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट तो है, लेकिन एथिकल कोड नहीं है हमारे पास अभी भी, ठीक है। और 10 उससे क्या होता है कि इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट सेल्फ इज़ अंडर गोइंग अ आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है करना क्या है। नाउ इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग दैट एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो अंडर गोइंग अ वर्स आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि जब सिस्टम को ही नहीं पता है क्या करना है, तो आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो एटलीस्ट सिस्टम, पहले आप सिस्टम बनाएं, सिस्टम को क्लियर करें, आपको इस सिचुएशन में ये करना है, थोड़ा सा गलती का स्कोप भी छोड़ें, ठीक है। ऐसे बहुत वाटर टाइट ना बना दें। हम इंडिया में हमारी आदत होती है कि हम कुछ भी जब बनाते हैं तो बड़ा वाटर टाइट बना देते हैं, उस पर कोई स्कोप छोड़ते ही नहीं है। तो वो ऐसा भी नहीं करना है, हमें इम्प्रूव करना है। देखो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए, बेहतर बनाने पे होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि हम पेपर पे कुछ बढ़िया लिख दें और उसका कुछ फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि अगर जब तक वो चीज़ ग्राउंड पे दिखेगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू लो एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक सर्वेंट्स, है ना। जब एथिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा पब्लिक स्टैंडर्ड, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी आती है। उसमें हमने 4 ही लिखी हैं यहाँ, ठीक है। सबसे पहले तो अब्यूज़ ऑफ पावर होगा, ठीक है। पावर का अब्यूज़ आप कई बार देखते हैं, जैसे कस्टोडियल डेट में, पुलिस ब्रुटैलिटी में, है ना। नाउ पुलिस ब्रुटैलिटी जो है ना, वो थोड़ा कॉलोनियल लेगेसी है। आपने वो RRR मूवी देखी है, ठीक है। उसमें रामचरण तेजा कैसे मारते हैं लोगों को, भाई वो पुलिस वाला उनको बोलता है कि जाओ मारो, और इंग्लिश में डर रहे होते हैं, लेकिन वो जाके मारता है, ठीक है। तो खैर वो पिक्चर है, बट ऐसा हुआ करता था कि पुलिस ब्रुटैलिटी कॉलोनियल टाइम्स पे बहुत ज़्यादा थी, और आज हम उसको भी कैरी कर रहे हैं यार। हमारे CRPC CPC तो खैर बाद में आया, CRPC उस टाइम की, IPC उस टाइम की है, तो यार चेंज करना होगा। आज भी हम उसी कॉलोनियल माइंडसेट से चल रहे हैं, आज भी हम अपने लॉज नहीं बना पाए हैं, ठीक है। और
गोल्ड स्मगलिंग केस जो केरला में हुआ, ठीक है, उसमें क्या था, अब्यूज़ ऑफ पावर थी, है ना, बहुत सारे लोग पकड़े गए। एट टाइम्स आप देखते रहते हैं आजकल, है ना, एक IAS थी मिसेस, उनका नाम लेना सही नहीं रहेगा, बट ठीक है, उन्होंने अपना अब्यूज़ ऑफ पावर किया और करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर ली, लेकिन ये संपत्ति का क्या फ़ायदा, अब आप ED और क्या बोलते हैं इनकम टैक्स के चक्कर काटते रहोगे जीवन में। तो ठीक है यार, आपको खुश भी रहना है, पैसा कमाना है तो कुछ और कर लो, आप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखो यार लाइफ में अपने ना, कि पैसा कमाना है तो पैसा कमाओ, लोगों की मदद करनी है तो लोगों की मदद करो, पैसा कमा के भी लोगों की मदद कर सकते हो आप, ठीक है। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल इन्फोसिस फाउंडेशन है ना, टाटा फाउंडेशन है, देखो कितना पैसा भी कमाया उन्होंने, लोगों की मदद भी की। तो ऐसा कुछ नहीं, आपके पास वेज रहते हैं, बट यार आप क्लियर रहो हेड में, है ना। आपको जाके लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो यार आप छोड़ दो, लेकिन गलत काम मत करो, ठीक है। देन एक्सेस यूसेज ऑफ पावर और पोजीशन, कई बार, है ना, बुकिंग चल रही है ना, रिजर्व फॉरेस्ट में एक IAS अधिकारी थी, वो नेपाल बॉर्डर जाया करती थी, वहाँ, है ना, फॉरेस्ट में पार्टियाँ चल रही, तो वो क्या एक्सेस यूजेज है ना। अब आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपको यार जो आपको भी जो एक आम आदमी के लिए लॉज हैं उनको पालन करना पड़ेगा। एट टाइम्स लोग उन्हें तोड़ देते हैं, है ना, नेग्लिजेंस करते हैं अपनी ड्यूटीज़ में। करप्शन तो खैर क्या बोले, है ना, तो कहानी अलग है। इंडिया की पोजीशन 80th है 180 कंट्रीज़ में से, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और वो क्यों है, चलता है एटीट्यूड इन सिटीजन्स एंड माई बाप एटीट्यूड इन ब्यूरोक्रेसी, है ना, सर 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 सर, और यार चलता है यार, देने ही पड़ते हैं, है ना। और ये कहना आसान होता है यार, हम खुद देते हैं, हम बहुत सारे काम होते हैं हमारा बिना दिए काम। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मतलब बड़ा दुख लगता था देख के, बट क्या करें, अब हर चीज़ में पता है, फाइल मूव करानी है, फाइल ढूंढवानी है, इतनी मतलब प्रॉब्लम है, इतनी निटी ग्रिटी है कि इसलिए पता है हर चीज़ ऑनलाइन हो जानी चाहिए और इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए भाई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। पता लग रहा है जैसे जब मैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में था तो क्या था वहाँ पे कि ऑर्डर्स जो होते थे कोर्ट के वो आपको ऑनलाइन मिल जाते थे, तो आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट जब मैं अपने यहाँ पे आया, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करने आया, तो देखा कि यार ऑर्डर के लिए भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो देने ही पड़ते थे, क्या करते। तो हमारा भी एक एटीट्यूड कैसा था कि चलता है एटीट्यूड, और माई एटीट्यूड तो है ही है ब्यूरोक्रेसी में। देन फॉर्जरी होती है, फॉर्जरी कैसे होती है उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक स्टार्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्स की फुल फॉर्म थी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट। स्टार्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड बैंक ने 6 इंडियन स्टेट्स में लागू किया। वर्ल्ड बैंक ने कहा यार इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। बाद में जब इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने जो वर्ल्ड बैंक को डाटा प्रोवाइड किया और जब उसकी चेक हुआ ग्राउंड पे, ग्राउंड रियलिटी ग्रिम, बहुत दूर दूर तक मिसमैच था डाटा में, ठीक है। जहाँ पता लगा कि जहाँ 10 बच्चे एजुकेटेड होने थे वहाँ 6 ही हुए, ठीक है, जहाँ 100 होने थे वहाँ 2 ही हुए। तो इस टाइप की मिसमैच मिले डाटा में। तो ये क्यों था, ये फॉर्जरी ही है, ठीक है, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट्स डू नॉट कलेक्ट एंड यूज़ डाटा डिलीजेंटली। यार आज के टाइम पे तो डाटा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप डाटा ही डिलीजेंटली यूज़ नहीं करोगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तो पॉलिसी, क्योंकि यार पॉलिसी आप जब डाटा आपके पास बेहतर रहेगा ना एक रिफाइंड फॉर्म में, और जितना अच्छा डाटा होगा, जितना अगर डाटा आएगा उतनी बेहतर आप पॉलिसी बना सकते हो, क्योंकि यार ये पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन सब फीडबैक पे काम चलता है, ठीक है। जितना अच्छा फीडबैक उतना बेहतर पॉलिसी और उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स को एनहांस करने के लिए। डोमेस्टिक लेवल पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स लाए गए थे 1964 में। इट डज नॉट ले डाउन द वैल्यूज़, मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ वहाँ पे भी ले डाउन नहीं की, विच सिविल सर्वेंट शुड फॉलो, और कोड ऑफ एथिक्स अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक क्रिटिक भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, वी स्टिल डोंट हैव, वी आर इन द 21st सेंचुरी एंड वी डू नॉट हैव अ कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। रादर जो ये कंडक्ट रूल्स हैं ये डूज और डोंट्स के रूप में है कि हाँ आपको ऐसा करना है, गिफ्ट नहीं लेना है 5,000 से ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा गिफ्ट लोगे तो आप उसको बताना है, ये है वो है, 36 चीज़ें लिखी हुई है उसमें। देन कोड ऑफ एथिक्स बनाने की कोशिश ऐसा नहीं की नहीं गई थी, मई 1997 में की गई थी पहली बार, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उन्होंने की थी, बट फिर वही ढाक के 3 पात, इट हैज़ नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे। बट हाँ जो उसकी रिपोर्ट थी वो बाहर थी, तो उसने कहा था कि कुछ उन्होंने वैल्यूज़ दी थी, उसी को आज नोट कर लेते हैं। और आप मतलब जो कोड था, जब यार मतलब जब पॉलिसी बनती है ना वो तो इतनी बढ़िया बनती है कि दैट कोड ऑल्सो डेल्ट विद इश्यूज़ लाइक पब्लिक कमेंट, रिलीज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटिव रोल ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू प्रोफेशनलिज्म, टीम वर्क, इन सब पे ज़्यादा फोकस था। फिर एक बार सेकेंड इनिशिएटिव भी हुआ
पब्लिक सर्विस बिल लाया गया 2006 में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल द्वारा ही, ठीक है। उसमें फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक सर्विस, कोड ऑफ एथिक्स, मैनेजमेंट कोड सब कुछ दिया गया था, ठीक है। बट देन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड सोसाइटल विल द बिल लैप्स्ड, है ना, बिल ही लैप्स हो गया। तो यार ये ज़रूरी है कि एट टाइम्स अब ये सब बिल्स आएँ, है ना, पब्लिक सर्विस बिल आए, कोड ऑफ एथिक्स आए, या पब्लिक सर्विस बिल आ जाए उसी में आप सब कुछ इनोमरेट कर दे। 36 चीज़ें लाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स लाएँ, मैनेजमेंट कोड लाए, पब्लिक सर्विसेज में लाएँ, या पब्लिक कमेंट क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिलीज़ करनी है क्या क्या नहीं करनी है, कितने टाइम के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करनी है, ये सब चीज़ें जो है लिखी होनी चाहिए। एक SOP प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। और वो क्या होता है, वो हेल्प करता है सिविल सर्वेंट्स को वर्क करने में। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी ग्रे एरिया होता है तो सिविल पब्लिक सर्वेंट के बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और वो कंफ्यूज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन आ गया तो वो मिसयूज़ कर सकता है, और वो कंफ्यूज हो गया तो कोई गलत मतलब हो सकता है कि उसकी इंटेंशन सही हो लेकिन वो चीज़ सही ना कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें अब लिखी जाएँ और इनको कोडिफाइड किया जाए। ग्लोबल लेवल पे मैंने आपको बताया था नोडल कमेटी थी एक, है ना, लॉर्ड नोडल थे एक ब्रिटेन में, तो उन्होंने साथ दी थी। उन्होंने कहा था कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप होनी चाहिए। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन अडॉप्टेड एन इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स इन दिसंबर 1996, है ना। यूनाइटेड नेशंस ने भी कर लिया बट हमने नहीं किया अभी तक, ठीक है। अ पब्लिक ऑफिस एज डिफाइंड बाय नेशनल लॉ इज़ द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। जब आप एक पोजीशन पे बैठ रहे हो, जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट को कभी तोड़ना मत। इम्प्लाइंग अ ड्यूटी टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट में नहीं काम करना, आपको पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना। एंड देयरफॉर द अल्टीमेट लॉयल्टी ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल शैल बी टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ देयर कंट्री एज एक्सप्रेस्ड थ्रू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रघुराम राजन जी, ठीक है। जब तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हूँ, मैं किसी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आई एम अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑफ दिस country, not to any government. And you know, that's how public servants should work. They should work for the public interest. They should be concerned with the public interest. They should, you know, make our democracy more and more nice and good. And you know, हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सके, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल्स को अटेंटिव होना चाहिए, दे शुड बी फेयर, इम्पार्शियल होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस में, है ना। और जब उनका पब्लिक से जब वो डील करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। आप प्यार से बात करें, पता लगा आप किसी से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए, बट अब ये कब होंगे देखते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक रिसोर्सेज है उनका जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो वो भी इफेक्टिव होना चाहिए, और दैट शुड बी इन अ एफिशिएंट मैनर। सो स्टेप्स वी नीड टू टेक टू इंक्रीज एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे हैं। जैसे कि आप लोग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर RTI एक्ट के थ्रू, है ना, आप जो रॉन्ग डूइंग ऑफिशियल्स की वो जनता के बीच में लाएं, है ना। एथिकल परफॉर्मेंसेस जो हैं एट एंट्री एंड एडवांस लेवल, हर बार जो है उनको आप जो है एक्सेस करें, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, ACR जो लिखी जाती है उनमें आप जोड़ें उस चीज़ को भी कि भाई कि कितना एथिकल है कितना एथिकल नहीं है ना। और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए जो लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए ट्रेनिंग के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के द्वारा, है ना। एंड आप ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस लाएँ जो प्रमोट करती हूँ एथिकल वैल्यूज़, इंटीग्रिटी। फॉर एग्जांपल आप एक रोबस्ट परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रमोटिंग रोल मॉडल्स, है ना, जैसे आपके एक आर्मस्ट्रॉन्ग पामे थे, तो वो क्या है, रोल मॉडल हैं एक टाइप के कि भाई 100 किलोमीटर की रोड बिना गवर्नमेंट हेल्प के बना दी, है ना, कैसे कैसे करके, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग पामे हो गए, है ना। तो वो सब क्या हैं, रोल मॉडल्स हैं, और लोग जो है उन्हें फॉलो कर सकते हैं, जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही पॉइंट यही है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि वो प्रमोट करता हो एथिकल बिहेवियर, और आप जो हैं जो ब्यूरोक्रेसी है उसे सिखाएं कि जो फाउंडेशन है सिविल सर्विस की, दैट इज़ टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ and ensure that decisions are in public interest and are in public welfare, and they should be fair while doing that decision. They should not fear or favor. That should look without fear and favor, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, your head should held high, आपको अपना सर ऊंचा रखना है, और कोई भी आपको ये ना बोले कि आपने गलत काम किया। तो आप एक सिस्टम बनाएं
लोगों को ट्रेन करें, उनका असेसमेंट करें और अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं। ऐसे ही ओवर द टाइम, और ये कोई एक दिन में तो होगा नहीं, ओवर द टाइम आपके एथिकल स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे। तो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।